नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल कलमवीर पाठशाला पे स्वागत करते हैं। आज हम बिहार पुलिस के 2023 अक्टूबर 1 अक्टूबर के प्रथम पाली द्वितीय पाली के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे, जिनमें कम से कम उन प्रश्नों से 50 प्रश्न और बनेंगे। तो हम उन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और कलम लेके अपने साथ में बैठ जाइए। तो हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B4, विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2। ये आपको नया प्रश्न लग सकता है, क्योंकि इसका नाम जो ये विटामिन है, इसका एक दूसरा भी नाम है जो हर बच्चे याद किए होते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने घुमा दिया। तो हमारा उत्तर होगा विटामिन B3। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है? विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1 का नाम थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 निकोटिनेनाइड। तो निकोटिनेनाइड तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है नियासिन, ये बहुत कम लोग याद करते हैं। और यहाँ पे एग्जामिनर ने वही पूछा था। एक बार आप इस पूरे चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगामी जितने पालियाँ होंगी उनमें देखने को प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा, एक पुरानी और एक ताज़ा बनी अचार की दो बोतलों में से पुरानी बोतल को गंध और स्वाद से पहचाना जा सकता है, जिसका कारण है? अचार में तेल का ऑक्सीकरण होने से अचार खराब हो जाता है, सड़न उत्पन्न करने वाले जीवाणु की अधिक संख्या हो जाती है, अचार में तेल की मात्रा कम हो जाना। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। क्या हो जाता है? अचार में तेल का ऑक्सीकरण होने से अचार क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस संधि के बाद सभी औपचारिक और प्रभावी अधिकार पेशवा को दिए गए थे? सूरत की संधि, सांगोला की समझौता, सालबाई की संधि या राजपुर घाट की संधि? तो हमारा सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सांगोला समझौता। अब ये हुआ कब था, हम थोड़ा सा भी इसको देखते हैं। तो सूरत की संधि 1775 को हुई थी। सांगोला समझौता कब हुआ था? 1750 में। सालबाई की संधि 1782 में। और ये जो सालबाई की संधि है, इसी के तहत यही पहला आंग्ला मराठा युद्ध जो है वो सालबाई संधि के से ही ख़त्म हुआ था। ठीक, पहला आंग्ला मराठा युद्ध जो था वो सालबाई संधि के तहत ख़त्म हुआ था। ठीक, और अगला राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 1804 में हुई थी। अगला प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अब इससे कम से कम 10 प्रश्न बनेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, इससे अलग ये बन सकता है कोणार्क सूर्य मंदिर है कहाँ पे, और ये प्रश्न क्यों पूछा यहाँ पे? आपके भारत में लाखों मंदिर हैं, जैसे ये आपका कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, कितने मंदिर बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, 28 स्टेट्स हैं, उनमें कम से कम लाखों मंदिर हैं। कितने मंदिर आप याद करोगे? देखिए, जो पेपर बनता है वो पेपर एक तरीके से बनता है, और ये जो उठाया है इन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर है, इन्होंने इसको यूनेस्को की जो साइट होती है वहाँ से लिया इन्होंने। तो आप यूनेस्को क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो जिसको डेवलप कब किया गया था? 1945 में। और ये कहाँ पे है? पेरिस में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। तो अब देखिए, ये जो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है ये 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक, अब इसी से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है अगला प्रश्न कि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पे है? महाबलीपुरम मोन्यूमेंट कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। और इसे भी कब शामिल किया गया था? 1984 में ही शामिल किया गया था। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों मंदिरों को कौन बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। याद कर लीजिए, कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम जो मंदिर है, उन दोनों को किसने बनवाया? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। महाबलीपुरम नए तमिलनाडु में है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। और दोनों कब शामिल किया गया? 1984 में। कुछ और एक्स्ट्रा हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो है अजंता केव। हमने अजंता केव को क्यों लिया? केव मीन्स होता है गुफा। अजंता केव को हमने इसलिए लिया क्योंकि इंडिया की पहली जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो अजंता केव है। और इसको कब शामिल किया गया था? 1983 में। और ये कहाँ पे है अजंता की गुफा? महाराष्ट्र में। मोन्यूमेंट एट हम्पी, ये कहाँ पे है? ये आपके
कर्नाटक में। और इसको कब शामिल किया गया था? 1986 में। हुमायूं का टॉम कहाँ पे है? दिल्ली में। इसको कब शामिल किया गया था? 1993 में। सन टेम्पल बता ही दिया गया 1984 में उड़ीसा में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये आपके असम में है। आप बताओगे कब शामिल किया गया था? फतेहपुर सीकरी ये कहाँ पे? आपके उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? आगरा में। इसको कब शामिल किया गया था? 1986 में। बुद्धिस्ट मोनूमेंट कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश में। इसको कब शामिल किया गया था? 1989 में, 1989 में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धिस्ट मोनूमेंट कहाँ पे, तो आप मार के आ जाओगे बिहार, और ये बिहार नहीं होगा, ये आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसको जान लीजिए। हाँ, महाबोधि टेम्पल की बात करें तो महाबोधि टेम्पल आपका कहाँ पे? बिहार में। इसको कब शामिल किया गया था? 2002 में। आगरा फोर्ट की बात करें तो आगरा फोर्ट कहाँ पे है? आगरा फोर्ट आपके उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ठीक, इसको कब शामिल किया गया था? 1983 में, जब अजंता की गुफा को शामिल किया गया था। उसी समय आगरा फोर्ट, ताजमहल, एलोरा की गुफा, इन सबको शामिल किया गया था आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। आगे छत्रपति टर्मिनल ये कहाँ पे है? छत्रपति साहू टर्मिनल ये कहाँ पे आपका? ये आपका है महाराष्ट्र में। और इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था 2004 में। अगर लिखना चाहो यू आल्सो भी राइट इट, आप इसको लिख सकते हो। नालंदा, अगर नालंदा की बात की जाए तो आप अच्छे से जानते हो नालंदा कहाँ पे? 2016 में इसको शामिल किया गया था। ये आपके बिहार में है। ये कहाँ पे है? ये हमारे बिहार में। मारो बिहार। ठीक, इनको अच्छे से एक बार आप फिर से पीछे करके बैक करके फिर से आप सुनो और अच्छे से याद रखें। 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि बहुत खोजा गया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बिहार के कई एग्जाम से निकाला गया है कि कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी कि ये प्रश्न कई जगह पे पूछे गए हैं, तब ये इन चीज़ों को यहाँ पे हमने डाला है इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 ये, अब इसको कैसे याद रखोगे? आप देख रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ऑफ को आप क्या बनाओ? हाफ, तो हाफ ऑफ हाफ, तो ऑफ से ऑफ हाफ पकड़ लो, CaSO4 याद रखा। अब दो चीज़ और यहाँ से निकल के आती है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपके दूसरी शिफ्ट में पूछा था, दूसरी पहली शिफ्ट में। अब यहाँ से आगे वाली शिफ्ट में पूछ सकता है कि खाने का जो सोडा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है? NaSCO3। और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो धोवन सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। कैसे याद रखोगे? पहले सूत्र देख लो इसका फार्मूला, Na2CO3 10H2O। इसे याद कैसे करोगे आप? देखिए, इसे याद करेंगे कैसे आप? आपको बाइक से अगर खाने वाली चीज़ है आप बाइक पे लेकर आ जाओगे, बाइक पे बहुत ज़्यादा होगी, और जो धोने वाली चीज़ है उसको आप कार में लेके आ रहे हो। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, और धोने का जो वॉशिंग पाउडर होता है वो हो गया सोडियम कार्बोनेट। एनी प्रॉब्लम? चलिए 2-3 बार इसको पढ़िए। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें पूछा था, तो अगले में ये पूछ सकता है। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि भाग 4 के का में है या 4A में है। अब थोड़ा सा हम जान लें कि आपके 3 में क्या है। तो 3 में आपका मौलिक अधिकार है, 5 में संघ की बात की गई है, 6 में राज्य की बात की गई है, और 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की है। अब हम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जो बार बार पूछे जाते हैं पेपरों में, उन भागों को यहाँ पे लिखे हैं, जो आप पढ़िए और याद कर लीजिए। इन भागों को अगर आप पढ़ लें, सभी भागों को हमने इसलिए नहीं लिखा, हम पहले एनालिसिस किए कि 99% कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किन भागों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पेपरों में। चाहे वो बिहार PCS का पेपर हो, चाहे BPSC द्वारा कराए कोई भी पेपर हो, तो इनको वो बार बार पूछते हैं। आप इनको रट डालो, 2-3 बार पढ़ डालो। अब आगे हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। कैसे याद कर सकते हैं आप? ऐसे भी याद कर सकते हैं
कि जो अर्जुन थे उनका सर्वेंट कौन था, जो रथ सारथी कौन था, जो रथ को हाँक रहा था, वो कृष्ण भगवान थे। तो जो रथ हाँकता है एक तरीके से, वो एक तरीके से सर्वेंट ही तो राजा का होता है। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने सर्वेंट का काम किया। ठीक, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इन अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। अगला प्रश्न, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, क्या है ये? एक इन्वर्टर है, एक यूपीएस है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, या एक अपचाई ट्रांसफार्मर है? तो आपको पता है कि जो हमारा चार्जर होता है मोबाइल फ़ोन का, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। क्या है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफर क्या होता है? जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन था। ठीक, हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। तो सबसे पहले किसने अपना विचार प्रकट किया था? एम एन राय जी ने। किसने? एम एन राय जी ने। अब हम थोड़ा सा और भी चीज़ें जानते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य थे। पूछे कि पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और गर्व की बात यह भी है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे बिहार के ही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य थे। तो एक प्रश्न और बनता है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार ने बहुत महान महान व्यक्तियों को भारत को दिया है। बिहार से बहुत महान महान लाल निकले हैं और आज भी निकलते रहते हैं। तो बिहार, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो पूरे हिस्ट्री में आप 60% बिहार के बारे में पढ़ोगे, बिहार की धरती के बारे में पढ़ोगे। इतना अच्छा बिहार का इतिहास है। तो हम अपने अगले प्रश्न पे चलते। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते, बी एन राव के बारे में। बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। पूछे कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था संविधान सभा का? तो बी एन राव को। आगे वाले शिफ्ट में ये प्रश्न आ सकते हैं। जब इस शिफ्ट में ये प्रश्न आए तो आगे वाले शिफ्ट में इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। अब अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड का संवेग क्या होगा? तो आपका आंसर नंबर बी सही होगा। क्या होगा? कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटता है। कैसे? आपने पढ़ा है न्यूटन ने कई लाभ भी दिए हैं, और उसके बाद फोर्स के बारे में बताया था। एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था कि जब न्यूटन स्कूल से वो भाग गए थे और जाके एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक सेब उनके सिर पे गिरा। तो उनको ये समझ नहीं आया कि ये नीचे क्यों आया भाई, ये ऊपर क्यों नहीं गया। और उन्होंने इस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने फिर क्या दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। और ये होता क्या है, आप किसी बॉल को ऊपर फेंके तो वो जितना तेज आपने प्रेशर लगाया था, फोर्स किया उस बॉल को, उतना वो तेज गई। लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है तो एक समय आएगा कि वो ऊपर जाके रुक जाएगी। ठीक, वहां पे उसका जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो वहां से ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होता है, वो उसका वेग वो जो होता है वो घटता है। जो उसका संवेग होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। तो हमारा उत्तर नंबर बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है। तो धार्मिक संस्कारों से संबंधित हमारा कौन सा वेद है? हमारा यजुर्वेद है। कौन सा? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो धार्मिक संस्कारों से संबंधित कौन सा हमारा वेद है? तो हमारा वेद है यजुर्वेद। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानने का प्रयास करें तो यजुर्वेद के बारे में देखिए, यजुर्वेद को बोलते हैं, ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में
पूछे कि कौन सा ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो कौन सा वेद होगा? यजुर्वेद। ठीक। और दूसरा प्रश्न, सामवेद की अगर बात करें, साम मीन्स होता है गान। अगर पूछा जाए कि किस वेद में कौन सा वेद भारतीय संगीत का जनक है, तो भारतीय संगीत का कौन वेद जनक है? सामवेद है। अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद में हम रोग निवारण के बारे में, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक। और अथर्ववेद में जितने कर्मकांड आते हैं, जैसे भूत प्रेत, ये सब किसमें चालू हुआ? किस वेद में हमें मिलता है? अथर्ववेद में। इन सब के बारे में जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद की बात। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को किसने लिखा था? विश्वामित्र जी ने इसको रचित किया था, और इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र की बात की गई है। ठीक। हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए। तो अगले प्रश्न पे क्या दिया है? वन हु कैन यूज जायदर हैंड विथ हेज। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो एक साथ दोनों हाथों का यूज कर रहा है, काम कर रहा है। आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट। उसमें जो प्रोफेसर थे वो अपने दोनों हाथों से लिखते थे, वही चीज़ है। तो जो एक साथ दोनों हाथों का काम करे उसे क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि जो एक साथ दोनों हाथों का यूज कर सके, दोनों हाथों से काम कर सके। ठीक। हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार, बीजक किस संत की रचना का संकलन है? तो बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीर जी की रचना है। और कबीर जी के बारे में अगर थोड़ा सा हम और जाने तो कबीर जी किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद जी के शिष्य थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे कबीर? ये वाराणसी के रहने वाले थे। ठीक। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जय हिंद अभिवादन किसने शुरू किया था? तो जो जय हिंद का अभिवादन था वो किसने शुरू किया था, बताइए? तो जय हिंद का अभिवादन शुरू किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। कुछ और देखते हैं, भारत छोड़ो किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी ने। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी ने। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया हुआ है। ठीक। इसको आप 1-2 बार पढ़िए, अच्छे से याद हो जाएगा। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न, भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य नेट जीरो हासिल करने का लक्षित वर्ष क्या है? तो नेट जीरो हासिल करने का हमारा जो लक्षित वर्ष है वो 2070 है। ठीक। हम आगे कुछ और लक्षित वर्षों के बारे में पढ़ते हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि टीबी मुक्त कब तक देश को बनाना है? 2025 तक। कुल वाहनों का 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। इसको आप पढ़िए, इनमें से जितना बताया जा रहा है कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में, क्योंकि जो पेपर बनाए जाते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करके बनाए जाते हैं। तो देखने को आपको 100% मिलेंगे ये क्वेश्चन। इनको आप कम से कम पीछे पॉज करके 2-3 बार पढ़ो, राइट कर लो, आप बैक करके फिर से पढ़ो, 100% आपको तैयार हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर कुछ भी कमियां हो तो बताइए कि ये चीज़ थोड़ा और अच्छे से बताइए, ये चीज़ करना है। जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ वीडियो में अच्छा लगा हो या ये कमियां हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।